पाहण्यासाठी सोलापूर व्हायरलला सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. हमारा काम है कि वो किस बुनियाद पर आपने कहा आंकड़े है तो मैं कॉपी देता हूँ सर. इससे जुड़ा एक सवाल था. मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ. वो जो डेटा है वो महमूद रहमान कमेटी का भी डेटा है, उसमें सेंसस का भी डेटा है, एनएसएसओ का भी डेटा है. वो ऑथेंटिक डेटा है. बल्कि अगर कोई इसको सच नहीं मानता तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि उसको मैं जो कुछ बोला उसको झूठ साबित करूँ. सब उसे इसके बाद भी डेटा के लिए अलग से कमेटी नहीं बनाई गई. डेटा आया ही नहीं, अपडेटेड डेटा जो है वो आया नहीं. नहीं, ये जो है महमूद रहमान कमेटी का भी डेटा उसमें है और अपडेटेड डेटा भी उसमें, दोनों भी. सर ये डेटा को लेकर क्या बोल अमरावती वहाँ पे अकोला हुआ, तो ये चुनाव जो अभी सर पर है, तो चुनाव के सामने ही हादसे होना, तो इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? देखिए, जो कोई भी इस तरह के मंसूबे बनाए जिसमें होते षड्यंत्र किए, उनको सरकार का काम है कि उनको एक्सपोज करें. और मैं तो पुलिस से कहूंगा कि उनको एक्सपोज करें. और जिस किसी ने भी वायलेंस, आपको मालूम एक दिन में सिर्फ 1 लाख मुसलमानों के नाम पर ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया. एक दिन में खाली. वही तो हम बता रहे हैं आपको. आप डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, कागज लाओ, वो लाओ, ये लाओ, बस कितने गरीब लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होगा. आज ही देखिए, आज पेपर में पढ़ा मैं, सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि बॉम्बे आईआईटी में एक दलित बच्चे का एडमिशन, माने उसको जेई में क्वालिफाई हुआ, किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो उसको पूरा नहीं कर सका. ऐसे कितने परेशानियां होंगी. यही है हमारा ऑब्जेक्शन 2 चीजों पर. एक तो रिलीजियस न्यूट्रल होना चाहिए, और ये हमारे ये जो एनपीआर एनआरसी है उसको सीए से जोड़कर देखने की जरूरत है आपको. और तीसरा जो आसाम में हुआ, क्या हो रहा बताइए फिर आप. ये क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई आप लोग बड़े, आप यंग हैं, इंशाल्लाह बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे आप देखिए, पढ़ी जाके देख लिया करो लोकसभा में. क्योंकि नहीं, ठहर तुम पूछ लेना, मैं आप सुनो मेरी बात, आप मेरे को बोलने तो दो. यही बात इम्तियाज जलील साहब गवाह है. अमित शाह तकरीर कर रहे थे, मैं उठ के बोला एनपीआर एनआरसी करेंगे नहीं करेंगे. 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी बोले इसको क्यों जोड़ रहे एनपीआर एनआरसी से. अमित शाह खड़े के बोले ओवैसी जी एनपीआर भी होगा एनआरसी भी होगा. पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है. देश का होम मिनिस्टर बोला वो बात को. मैं उनको सच निकालना था हमारे को, सच को बोल दिए. लास्ट पार्लियामेंट सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था. उस वक्त मैं बोला ना, मैं खुद बोला क्या मुस्लिम आरक्षण का नहीं बोलेंगे. शिवसेना एनसीपी के एमपी को बोला तुम भूल गए. रिपोर्ट का हवाला थी, मेरी स्पीच है वो पार्लियामेंट में. फडणवीस साहब बोलते हैं जिसकी संख्या भारी, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. सुनिए, फडणवीस साहब को जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का. उन्होंने तो जज नहीं है ना, उनकी लीगल नॉलेज जज से कम है. उन्होंने बहुत चालाक आदमी है. उन्होंने तो रात के अंधेरे में गवर्नमेंट बना लिए थे. दोनों शादी कर लिए थे सुबह सुबह, और एक जना उठ के भाग गया. भागा की भागी की जो भी है. मगर हाईकोर्ट का ऑर्डर तो ये बोल रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट का कि मुसलमान को आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि उनका डेटा है. मुसलमान को नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है महाराष्ट्र में वो उनको है. सर आंदोलन ऐसा था, शेतकरी हो या आरक्षण का मुद्दा हो, शेतकरी हो या आरक्षण का मुद्दा हो, अगर बीजेपी सत्ता में आती तो कांग्रेस राष्ट्रवादी आरक्षण के मामले में लड़ती, शेतकरी कर्जमाफी के बारे में लड़ती. लेकिन इसीलिए तो मुसलमानों को बोल रहे कि आपको अपने मुकद्दर के फैसले करना है. इसीलिए तो महाराष्ट्र के मुसलमानों से बता रहे कि आपको धोखा दे के वोट हासिल किए. रिजर्वेशन छोड़ो, आप सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, ओवैसी, फुला, शिवसेना, बीजेपी को रोकना, सब वोट ले लिए, बटोर लिए वोट. उसके बाद जाके गोद में बैठ गए शिवसेना के. यही तो हम बता रहे, ये धोखा दिए ना. तो इनको तो ये तो हर मामले में धोखा देते, तो इनसे कौन सी वफा की उम्मीद रखेंगे.
सर, अमरावती और जालना में को हमारा कोई मोर्चा मुंबई में रहेगा ऐसा नहीं है। हम मुंबई के अंदर कोई एक ग्राउंड हमने सेलेक्ट किया है, वो ग्राउंड के ऊपर हम एक सभा जैसी यहाँ पर लिए है, जैसा दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग अपने अपने चुनावी क्षेत्रों के अंदर लीजिए या मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों के अंदर वो सभाएं ले रहे हैं, तो हम वो सभाएं लेकर एक सभा लेकर उस सभा के अंदर हम सरकार के साथ सरकार को हमारे जो प्रश्न है वो प्रश्न हम उपस्थित करेंगे। हमारा एक डेलीगेशन जाके, अगर मुख्यमंत्री साहब टाइम देते हैं तो हम मुख्यमंत्री साहब के पास डेलीगेशन लेके जाके हमारा एक मेमोरेंडम देंगे कि साहब हमारी ये मांग है, ये मांग को आप पूरा करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप आ ही नहीं सकते हैं, आपको परमिशन ही नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से जरा ज्यादती हो रही है। और हमको मालूम है कि पुलिस के ऊपर दबाव कौन राजनीतिक पार्टी डाल रही है, कौन नेता डाल रहे हैं करके, क्योंकि हम उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछ रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो कड़वे सवाल हम उनसे पूछें, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो हमने तय किया है कि 11 दिसंबर को हम जाएंगे और उस सभा को संबोधित करेंगे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से। आपको मालूम है, बोला आपने 2014 से 2019 के बीच में अगर आप भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं की है, मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी इस तरह से लड़ते थे असेंबली के अंदर उनसे और उनको कहते थे कि तुम दो, तुम इनको दो, तुम इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तुम मुसलमानों को आगे नहीं देखना चाहते हैं। और आज जब सत्ता के अंदर आ गए हैं तो कौन सा एमपी, कौन सा एमएलए वहां पे असेंबली के अंदर खड़े रह के या पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के आप वहां पे मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं करके। राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुले ताई जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इतना लंबा चौड़ा भाषण देती है, एक सादा जिक्र तक नहीं करती है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में भी कुछ इसके बारे में होना चाहिए, सादा जिक्र तक नहीं किया जाता। असेंबली के अंदर इनके बड़े बड़े मंत्रियां हैं, नेता है, कोई जिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा साफ ये है कि अब तो क्या है कि हम किससे, सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उन्हीं से पूछेंगे। तो सरकार में कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है और शिवसेना भी है, हम तीनों से ये सवाल करते हैं। हमने पार्लियामेंट में ये कहा कि जो 10% है उनको 50% दे रहे आप, यही तो उठाए बात को, बोले हैं बात को, आपकी बात सही है, मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट है अभी, चाचा जान और अब्बा जान से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की भावनाओं को भड़काओगे तो सरकार सख्ती से निपटेगी। देखिए भारत की लैला असदुद्दीन ओवैसी है, पूरे मेरे मजनू में अभी बोलते थे, बोले जी छोड़िए। अमरावती और जालना में पिछले इलेक्शन में जब आए थे यहाँ पर तो आपने एक क्या एजेंडा बताया था कि आप क्या कहते कि हम सोलापुर में एक गरीबों के लिए दवाखाना खोलेंगे, हॉस्पिटल बन रहा है, दवाखाना बन रहा है, तो आपके हैदराबाद की तरह ही नहीं उसका बन रहा है। आप मुतमईन रहिए, गरीबों के लिए होगा या फिर कमर्शियल? कमर्शियल रहेगा क्या, गरीब चैरिटेबल? देखिए, और आपके कोविड में ऐसे कई पेशेंट थे जिसका हम हैदराबाद में इलाज करवाए, इंतजाम भी करवाए, बहुत से लोग करवाए। यकीनन वो बात पे कमिटमेंट है, पूरा करेंगे इंशाल्लाह। सर, अमरावती और जालना में रजा एकेडमी के साथ मिलकर तशद्दुद फैलाने का आप पर आरोप हो रहा है। आरक्षण को लेकर क्या सीएम जो नहीं पूछे पूरे हो गए हैं इस पर महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र में 2 साल पूरे हो गए हैं, पूरे सिनारियो को देखते हुए आप क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, कहने के लिए क्या है, 3 in 1 है या क्या है, 2 in 1 है, कितने नहीं मालूम, एक मजाक है क्या? सेकुलरिज्म बोलते क्या इसको? शिवसेना को पावर देकर आप सेकुलरिज्म बोलते हैं? कांग्रेस पार्टी बोलो, उनके जो एक्स प्रेसिडेंट है वो बड़ा बोलते हिंदुत्व, हिंदुइज्म। बोलो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हिम्मत मुंह खोलने की राहुल गांधी की? बोलो एनसीपी वालों, बोलो हम इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट काट रहे, हम डिमांड करेंगे कम्युनिज्म फैला रहे। आप तो शिवसेना को पावर दे दिए ना, मुख्यमंत्री बना दिया आपने उनको। माने आप हर चीज को जस्टिफाई कर सकते, आपके कोई ठेका लेके रखे सेकुलरिज्म का, और आप हमको उंगली उठाते। तुम ये तो एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह से। और 24 आने तक देखना शिवसेना फिर बीजेपी के साथ जाएगी। सर दिखे तुमको, राष्ट्रवादी दिखे वहां पे, शिवसेना वाले दिखे, हर जगह दूल्हे भाई दिखना क्या? ये क्या बात है? अभी ये एक मिनट, वो किसानों का आंदोलन था, हम उनको क्रेडिट दिए, किसानों का आंदोलन है, कोई पॉलिटिकल हम नहीं दिखे। अरे हम ही दिखेगा तुमको दिखना हमें? नहीं, आप समर्थन दे सकते। अरे पार्लियामेंट में मैं बोला, ये बोले सब समर्थन किए, हम तो बोले वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
सरकार को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में उनको रजिस्ट्रेट करने का इख्तियार ही नहीं है। अभी प्रधानमंत्री के पीछे लेने पर आपका क्या कहना है? यूपी में किसकी सरकार बनेगी अभी? ये तो यूपी की जनता तय करेगी, तो जनता वोट डालेगी ना। हमारी कोशिश ये है कि दोबारा बीजेपी और योगी की सरकार ना बने। ये हमारा जिस प्रकार से अरे अभी बंद कर देना, क्या बोलो। हमारी पहली कोशिश ये है, दूसरा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स की कामयाबी हो। खाता खुलेगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। सर सुशील कुमार गुलबर्गा का इलेक्शन हुआ, आने वाले 2022 में सोलापुर में भी इलेक्शन है। कांग्रेस राष्ट्रवादी के ऊपर जैसे नांदेड़ से गुलबर्गा से सफाई करे, वैसे एमआईएम का सोलापुर से सफाई करे, उसके वास्ते क्या मास्टर प्लान है आपके पास? फरीदाबाद और बिहार का भी जिक्र करूंगा, इंशाल्लाह बताएंगे क्या होता है, किसका सफाई। सर सुशील कुमार शिंदे साहब ने बताया, बहुत एक सवाल गुरूर है, इतना अहंकार है। वो अमेठी से हम कैसे हार गए? सर सुशील कुमार शिंदे साहब अमेठी से कैसे हार गए? 15 साल हुकूमत करके तीसरे नंबर पे आ गए। 15 इयर्स, अब तीसरे नंबर की पार्टी है। गर्दन इतनी मोटी हो गई तो झुकने देखने इच्छे, तो वही सही हाल है उन लोगों। सर सुशील कुमार शिंदे साहब ने बताया, तो उसी से जोड़कर एक कि अभी कॉर्पोरेशन में आप लड़ रहे हो और यूपी में भी लड़ रहे हो, तो फिर इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में महाराष्ट्र के किसी के साथ अभी एमआईएम अलायंस करेगी या खुद के दम पे लड़ेगी? नहीं, हमारी दम में दम है, तो अब हम सबको दम करेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। यानी कि तीनों और वन वे रहेंगे। हाँ, और आगे लोग बोलने भी नहीं दे रहे। ये क्या होता है देखिए ना, लड़ेंगे तो जरूर, अरे इंशाल्लाह अच्छा लड़ेंगे। सर एमआईएम की हर जगह पीछे हट हो रही है। अभी इससे पहले आपने देखा होगा गुलबर्गा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो लास्ट टाइम जो गुलबर्गा क्यों ये हालत? सुनिए गुलबर्गा में से पहले मंदिर का बड़े इलेक्शन, आप जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा तो आप रिसर्च करना। सुनिए नहीं, आपका इख्तियार है सवाल करने का, मगर आप थोड़ा रिसर्च तो कर लेते। इससे पहले कब बड़ी मंदिर गुलबर्गा में मेरी जितना आपने ताकत लगाई थी वहाँ पे, वो बात पे बता रहा हूँ। ताकत इलेक्शन में ताकत लगाना पड़ता ना, बगैर ताकत इलेक्शन लड़ते क्या? इलेक्शन का काम ताकत लड़ाना है, मेहनत करना है। और एक पहली मर्तबा लड़े इलेक्शन 10,500-11 हजार वोट लिए, कोई मामूली बात है। सोलापुर में भी एक मिनट ठहरो, लड़े पहले फिर लड़ेंगे, निकलेंगे, क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? हम बराबर कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। आप उसमें मुतमईन रहिए, हमारी कामयाबी मुसद्दका है, कोई नहीं रोक सकता। हम मेहनत करेंगे, ठीक है, क्या कमजोरी आती है उसका जायजा ले रहे और करेंगे। मगर मैं गुलबर्गा की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में हमको वोट दिया। आप कोविड के दौरान में ना कोई जलसा, ना कोई कैंपेन, कैसा कह दे, ताकत कैसा लगा दे? कोई 4 दिन 4 लोगों को लेके जाओ, खत्म करो, इंशाल्लाह करेंगे। मैं तीनों कृषि कानून, सर असद साहब, तीनों कृषि कानून को लेकर। और तीसरी बात यह है कि क्या पुलिस को, यहाँ के इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था कि इस तरह की साजिश की जा रही है? ये हाईली कंडेमनेबल वायलेंस। सर जिस तरह से डिटेल डाटा जब कहा तो मराठाओं का इतना बेनिफिट है, ये तो आपका कहना क्या है, मराठाओं को आरक्षण देना या नहीं देना? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मराठा रिजर्वेशन के लिए जमीन और आसमान को एक कर रही है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि ये डेटा जो मैंने आपके सामने रखा, उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि मराठाओं से कम पोजीशन एजुकेशन में, ड्रॉप आउट में, इक्विटी में, एग्रीकल्चर लैंड में, पक्का हाउसेस में, कच्चा घरों में, इन सब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर में सबसे मुसलमानों कम है। तो आप जिसका कम है उनसे इंसाफ करना चाहिए ना। आप करना चाह रहे मराठाओं करो, हमको इतराज नहीं है, मगर हमारा बैकवर्डनेस का डेटा पूरे मुस्लिम्स का नहीं, जिसमें जो 55-50 कास्ट है, उनका तो डेटा है जो बैकवर्डनेस का है।
और जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ये डेटा की बुनियाद पर मुसलमान जो है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सरकार जो है, जो कमजोर है, जो हर एतबार से पीछे है, आप उनको भी तो इंसाफ करो, उनको तो रिजर्वेशन दो आप। और रिजर्वेशन करने का आसान तरीका है, आप असेंबली में बिल लाइए, दे दीजिए आप, कौन रोक रहा आपको? जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है ना। नहीं सर, सवाल ये है तो हम बोल रहे, तो सुनिए, वही ना, अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये जो डेटा आपने निकाला है। एक मिनट सुनिए, ये आपके मेरे घर में बैठ के नहीं बनाए हम लोग, समझे ना? ये गवर्नमेंट का डेटा है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। ये तो कोई वो एनेक्डोटल एविडेंस नहीं है, ये एम्पिरिकल एविडेंस है। ये कोई ऐसा नहीं बनाया कि भाई मैं जाके ये सर्वे कर ले, नहीं, ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लिया हुआ डेटा है। और एक बात सुनिए जो मैं नहीं बोल सका, महाराष्ट्र के जेलों में कितने मुसलमान है मालूम अंडर ट्रायल? बोलिए इन लोगों को। 11% मुसलमानों का, 32% मुस्लिम अंडर ट्रायल है महाराष्ट्र के जेल में। और ये 2015 का डेटा है और महाराष्ट्र की सरकार 2015 के बाद ये डेटा देती नहीं है। 2015 का डेटा है, 32% मुस्लिम्स आर अंडर ट्रायल्स इन महाराष्ट्र जेल्स। क्या है भैया? हर चीज में आप हम पीछे हैं, इंसाफ करो ना आप। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ऊपर ड्यूटी है, आप रिजर्वेशन देना चाहिए और रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। जब महाराष्ट्र के वो मुसलमानों में जो 50 बिरादरियों को रिजर्वेशन मिलेगा, महाराष्ट्र मजबूत होगा, महाराष्ट्र स्ट्रांग होगा। कैसे आप बोलिए कि खाली 4% ग्रेजुएट, क्या है ये? कैसे लेंगे? और एक बात सुनिए, आप ये पूछिए लोगों से, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी एक चीज होती है। उसका मतलब क्या है कि अगर मेरे वालिद साहब से आगे मैं जाना, वो मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी होती है। आपको मालूम महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में बल्कि मुसलमानों का इंटर जनरेशनल मोबिलिटी दलितों से भी कम हो गया। अगर मेरे पिताजी इतना पढ़े हुए थे, इतना कमा, मैं तो उससे कम कमा रहा हूं। ये डेटा है, ये भी 2019 का डेटा, 18 या 19 का डेटा है, स्टडी है, बात हफ्ता पूरा है। भाई कौन से चीज आपके सामने रखेंगे, आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे। सर आने वाले चुनाव मैं चेहरा ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। सबसे ज्यादा विरोध भी आप ही करते हैं ना? सुनो, सबसे ज्यादा विरोध CAA का विरोध सबसे ज्यादा आप ही करते हैं। बिल्कुल, ये विरोध करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं करता रहूंगा। चेहरा भारत की जनता है जो ऐसे काले कानून को कबूल नहीं की, वही सबसे बड़ा चेहरा है, वही उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो एंगर है, वही सबसे बड़ी चीज है। असदुद्दीन ओवैसी का भी चेहरा नहीं था, ना रहेगा। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए जा रहे हैं अपने 300 वोट मेजोरिटी के ऊपर, ये ब्लैक राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तो MIM पार्टी का क्या इसके अंदर मकसद रहेगा कि किस प्रकार से CAA के प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे? उसके खिलाफ थे, है और रहेंगे। और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला है, जब कभी सुप्रीम कोर्ट उसका हियर करेगा, करेंगे। और अगर NPR NRC के रूल्स बनेंगे, प्रोटेस्ट होगा। और जिस तरह ये 3 फार्म लॉज को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट वापस ली है, हम डिमांड करते कि उसी तरह इस कानून को वापस लो आप। ये गलत कानून है। मैंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि ये कानून बनाकर आपने अफगानिस्तान में जो चेंज आने वाला है, आप भारत का जो स्ट्रेटेजिक हमारा था उसको आपने खो दिया, वो सही साबित हुआ। आज तालिबान की सरकार है, आपने खुद उस लॉ में लिख दिया दिसंबर 2014 तक। अगर आप उसको रिलीजियस न्यूट्रल बनाते, रिलीजन नहीं रखते, तो हम वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ थे उनको भारत में बुलाते, यहां पर हम गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाते हमारी उनकी। MIM सिटीजनशिप देने के पक्ष में है या नहीं? देखिए, सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है, एक तो 11 साल और एक 5 साल। हम ये बोल रहे हैं कि कोई कानून जब आप रिलीजन के ऊपर बनाते, वो गलत है। रिलीजन के ऊपर मत बनाइए कानून आप। अगर कोई रेफ्यूजी आता है, चाहे कहाँ से, चाहे वो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो हिंदू आता है, जहाँ के माइनॉरिटीज है,
आपको पहले भी तो कानून था ना, आपको भी कौन रोका आपका? रिलीजन के ऊपर क्यों बना? और कोई ये आप सिटीजनशिप को आप कंफ्यूज मत करिए। देखिए CAA को आप NPR NRC से जोड़ के देखना पड़ेगा। और NPR NRC क्या बोलता है कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर फारूक का नाम आ गया, जब NPR NRC होगा, आप जाकर तहसीलदार को बोल सकते हैं मैं फारूक के नाम पे ऑब्जेक्शन है मेरे को, ये भारत का शहरी नहीं है, तो तहसीलदार फारूक को बोलेगा तुम प्रूफ करो बेटा तुम भारत के सिटीजन हो। ये सिर्फ मुसलमानों को आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से कई जगह के ऊपर है तो ये मोर्चे भी निकाले गए। असेंबली के अंदर हमने भी आवाज उठाई। हमारे MLAs जो आज 2 MLAs हैं हमारे धुलिया के मालेगांव के, दोनों ने असेंबली के अंदर पुरजोर तरीके से मुतालबा किया कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए करके। मैं खुद MLA था, आप YouTube के ऊपर जाइए और सुनिएगा कि कितनी मर्तबा हमने उठाए हैं करके। पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसके ऊपर पूरे से महाराष्ट्र के मुसलमानों के ताल्लुक से ये उठाए है करके। हम भी इंतजार कर रहे थे कि आप तो इतना लड़ रहे थे। मैं तो गवाह हूं इस बात का कि वो जब लड़ते थे देवेंद्र फडणवीस से मांगते थे और शिवसेना से मांगते थे तो मुझे ऐसा लगता था कितने हमदर्द है कौम के कि ये सत्ता में आते ही सबसे पहला काम करेंगे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। अब 2 साल हो गए हैं, हमारी भी इंतहा की जो इंतजार का जो हमारा ये था लिमिट वो खत्म हो चुकी है, तो अब हम आए हैं। और ये टाइम आप बोलेंगे कि अब आप तो इलेक्शन के टाइम के ऊपर आए हैं, बिल्कुल सही आप सवाल करेंगे उसमें, क्योंकि ये दोबारा आपके पास आने वाले हैं, दोबारा आवाम के बीच में जाने वाले हैं। वही टाइम के ऊपर हम चाहते हैं कि आवाम उनसे ये सवाल करे करके, क्योंकि उनको भी मतलब आवाम के बीच में आके फिर उनको ये कहना है कि हमारे को मुसलमानों की हालात क्या है करके। हम चाहते हैं कि आवाम है तो उनसे सवाल करे कि आपने तो उस वक्त मांगे थे 2014 में, 15 में, 16 में, अब सत्ता में आने के बाद है तो मुंह में लड्डू क्यों लेके बैठ गए? आप लोग आए, काफी दिनों से यहाँ पर आने का चल रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से हमारी भी अपनी जिम्मेदारियाँ थी और जब आने का फैसला किए तो यहाँ पर सिर्फ ये हॉल के अंदर प्रोग्राम लिया जाए करके इस तरह का परमिशन दी गई थी। एक बात जो हमने अभी अनाउंस किए है कि 11 दिसंबर को हम मुंबई जाने वाले हैं और जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो आंकड़े पेश किए हैं अपने तकरीर के अंदर, वो वही आंकड़े हैं जिनको लेकर हम महाराष्ट्र सरकार के पास जाना चाहते हैं और ये उनसे सवाल करना चाहते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन तक पहुँचे तक बच्चा, 10th तक, हायर स्कूल तक पहुँचे तक हमारा बच्चा जो है वो इतना परसेंटेज कम क्यों हो जाता है? क्या वजह है कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है? तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं और ख़ास तौर से एक रिजर्वेशन का इशू इस वजह से मायने रखता है कि अकेले सिर्फ मुसलमानों के रिजर्वेशन को ये हाई कोर्ट ने तो कंफर्म किया था, बाकी गवर्नमेंट को किसको देना है हम यकीनन उसके किसी के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट जिसको देना चाहिए दे सकती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट उसको एंडोर्स कर देता है और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं देते हैं तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो जवाबदेही बनती है। वही जवाब उनसे लेने के लिए हम 11 दिसंबर को जाएंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारा इन इश्यूज को लेकर अच्छी तरह से साथ देंगे। अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो दूसरा ये है कि देखिए शोलापुर में भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज है। हमको ये बताया जाता है कि मुसलमानों के पास महाराष्ट्र के अंदर 93,000 एकड़ वक्फ की जमीन है। 93,000 एकड़ की अगर हम बात करते हैं तो क्या वो सचमुच हमारे पास है? अब मैं वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से मुझे ये मालूम है कि ये जमीनें जो है सिर्फ कागज के ऊपर रह गई है, उसके ऊपर कौन किसको बेच दिया है, किसी ने महल बना लिया है। और आज भी मुसलमानों की जो हालात है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम ये सरकार को कह रहे हैं कि आपको माइनॉरिटी का बजट मत दीजिएगा, आप हमारे जो वक्फ की प्रॉपर्टीज जितनी है वो प्रॉपर्टीज वापस करिएगा और जो लोगों ने गैर कानूनी तरीके से इन वक्फ की जमीनों को बेचा है, उसका धंधा किया है, उनके ऊपर FIR रजिस्टर करके वो जमीनों को हमको वापस लाइए। दूसरा एक ये है कि हमारा एक अंदाजा ये है कि 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक का वक्फ का फंड जो लैंड एक्विजिशन के अंदर वक्फ की जमीनें गई है वो अलग अलग कलेक्टोरेट्स के पास पड़ी हुई है। हमने खुद ने महाराष्ट्र सरकार को हमने विनती की है कि एक मीटिंग मुख्यमंत्री साहब, उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बुलाइएगा, चीफ सेक्रेटरी को बुलाइएगा और उसके अंदर ये तय कर लीजिएगा कि अगर वक्फ की जमीन का अगर ये पैसा उनके पास रखा हुआ है
तो ये हमारा हक है उसके ऊपर। वो पैसा हमको अगर रिलीज हो जाता है तो फिर तो हमको किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जाना चाहते हैं, और भी साथ में मुद्दे हैं, लेकिन जो दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक रिजर्वेशन का है और एक वक्फ का है, और बाकी दूसरे इश्यूज भी है, वो आगे आगे जैसा होता है उसको हम आप लोगों को जानकारी देते हैं।